वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, रवा हफ्ते में बहुत अहम सियासी मामलात ज़ेरे बहस रहे हैं। इन मौज़ूआत पर तो बात होगी ही, लेकिन सबसे पहले कल हज का बाबरकत फरीज़ा अदा किया गया है। कोरोना वबा के पेश नज़र माजी की निस्बत महदूद तादाद में हुजाज ये मुक़द्दस मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। इंतज़ामात शानदार हैं, एहतियात के तमाम तकाज़ों को बेहतरीन तरीके से निभाया जा रहा है। हम सबको बाहैसियत कौम इससे यकीनन बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम कुर्बानी और ईद की खुशियाँ मनाने में तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। दूसरी अहम बात हमारे मजलूम कश्मीर बहन भाइयों से मुतल्लिक है। आइंदा हफ्ते 5 अगस्त आ रहा है। मजलूम कश्मीरियों को पाबंद सलासल हुए 1 साल होने को है। भारतीय जुल्म और जबर की सारी हदें पार हो चुकी हैं। RSS के भगत हिटलर मोदी की हुकूमत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हकूक़ पामाल किए हुए हैं और अब पूरे इंडिया से RSS के इंतहा पसंद हिंदुओं को कश्मीर में लाकर आबाद करने का सिलसिला भी जारी है। इन सब ज़्यादतियों के बावजूद मजलूम कश्मीरियों का ना अज़म टूटा है और ना ही हौसला। हम सबको उन्हें याद रखना है और उनके हकूक़ की आवाज़ उठाते रहना है। हुकूमत ने आने वाले 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाने का जो है वो फैसला किया है, जिसकी हम सबको भरपूर तरीके से कश्मीरियों के हकूक़ की खातिर हिमायत करनी चाहिए। इन दो आम पैगामात और इन दो जो मौज़ूआत हैं उन पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ अपने प्रोग्राम की तरफ अगर बढ़ें तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हुकूमत को अहम कानून साजी करनी थी, ताकि FATF की हिदायत के मुताबिक टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम जो है वो हो सके। 2 अहम बिल पास हो गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल और एंटी टेररिज्म तरमीमी बिल मंजूर हो गए। लेकिन मंजूरी के मरहले तक पहुंचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से इल्ज़ामात की बौछार थी। सारी लड़ाई नैब कानून में तरमीम के बिल पर शुरू हुई। हुकूमत कहती है और कहती रही है कि अपोजिशन को NRO चाहिए और अपोजिशन का गिला रहा है कि हुकूमत कौमी नौयत की कानून साजी की आड़ में मज़ीद सख्त कवानीन लाना चाह रही है। ये कानून साजी होने से पहले की सूरत हाल रही। कानून साजी होने के बाद अपोजिशन के अपने अंदर लड़ाइयाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। JUIF जिसने कानून साजी से किनारा इख्तियार रखा, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से गिला किया है कि दोनों बड़ी जमातों ने हुकूमत की मदद की है। JUIF ने आइंदा पार्लिमानी अमूर में दोनों जमातों से अदम ताउन का भी कह दिया है। अब इस सूरत हाल के बाद अपोजिशन की ईद के बाद जो वो बड़ी तहरीक चलनी थी उसका अब क्या बनेगा? मौलाना साहब का एक बार फिर अपनी ख्वाहिशात जो है वो लेकर लगता है कि वो अकेले ही रह जाएंगे और फ़ायदा लेने वालों को मुकम्मल नहीं तो जुज़वी NRO तो लगता है मिल ही गया है। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मेमन सरफराज साहिबा, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मोहसिन बेग साहब से करती हूँ। बेग साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग वीक जो है ये रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो रूज पे रही है और काफ़ी बयानबाजी हुई है। ज़रा आपको सुनवाती हूँ कि बाकी तो बयानात बड़े इंटरेस्टिंग थे, जो रहबर कमेटी जो उसको जो लीड कर रहे हैं लोग, उनका क्या कहना था। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाइए। मौलाना अता और जो असद महमूद साहब हैं उनके क्या गिले शिकवे हैं अपोजिशन से, वो ज़रा सुनवाइए, फिर आगे चलते हैं। अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस बिल में सहूलतकार का किरदार अदा किया है। कल की सूरत हाल के बाद कहाँ देख सकेंगे रहबर कमेटी कहाँ खड़ी है, APC कहाँ खड़ी होगी, ये सवालिया निशान मेरे जहन में भी है। अच्छा जी, सवाल उनके जहन में भी और सवाल हमारे जहन में भी है, लेकिन ये पार्टी लीड कर रही है। इनकी क़यादत में, मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में रहबर कमेटी ने बाकायदा वो जो एहतजाज का कहा जा रहा था, कंबाइंड अपोजिशन एहतजाज करेगी। अब इसका मतलब इस बयान के बाद तो ये हम समझें कि अपोजिशन न्यूट्रलाइज हो गई है, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में न्यूट्रलाइज बिल्कुल नहीं हुई। वक्ती तौर पर ये जो बिल पास करवाए गए, नेचुरली ये कौमी मफाद में थे, आपका मुल्क प्रॉब्लम में है और गवर्नमेंट का अपोजिशन से उस तरीके से रवाबित नहीं थे या उस तरीके से ये डील नहीं कर पाए, तो इनको नेचुरली
एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प लेनी पड़ी, उन्होंने ये बिल पास करवाए। अब एस्टेब्लिशमेंट ने बिल पास कराया, ये उन्हीं की सारी कोशिशें हैं, वरना गवर्नमेंट के बस का वहाँ से हैं, वहीं से हैं, गवर्नमेंट के बस का काम। और देखिए, मैं बहुत अरसे से ये कहता हूँ कि आपको अपोजिशन से वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। उनके केसेस या जो भी चीज़ें हैं वो साइड पे रख के पार्लियामेंट का माहौल आप अच्छा रखें, आप अपनी इस्लाहात भी लाएं और आवाम के मफाद में और जो मुल्क के मफाद में। अब यहाँ पे जो मौलाना साहिबान ने दोनों ने बात की है, बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि किसी तरीके से मैं ये गवर्नमेंट गिरा दूँ, क्योंकि वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो गवर्नमेंट से बाहर हैं। प्लस उनका ज़ाती इशू भी खान साहब से बनता है, क्योंकि जब भी तहरीक इंसाफ के जलसों में नारे लगे तो वो डीजल के लगे। तो वो एक ऐसा वो ज़ाती रंजिश सी है कि वो चाहते हैं कि मैं सुबह ही ये गवर्नमेंट टॉपल कर दूँ, एग्जैक्टली। और उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है एक्चुअली पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के बाहर भी वो स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, वो धरना लेके आए, लेकिन एक मखसूस लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे पाकिस्तान को या पूरी जो हमारी सोसाइटी है उसमें से लोग नहीं है। पीपल्स पार्टी मॉडरेट है, नून लीग की एक वोट बैंक है, नेचुरली वो बड़ी पार्टीज हैं। मौलाना साहब चाहते हैं कि सुबह आप मिले, एपीसी करें और हम इनको ख़त्म करें और अफरा तफरी फैला दें रोड्स पे आके या धरने के शक्ल में। तो वो उनकी डेस्परेशन नज़र आ रही है आपको, वो डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से। पर मेरा सवाल ये है, आप समझ रहे हैं ऑपोजिशन कैंप में अभी भी जान है? बिल्कुल है जी, और मैं ये समझता हूँ कि जान दोबारा पड़ जाएगी। अच्छा। और ये जैसे ही ईद गुजरती है और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, उनके अपोजिशन के मसाइल कम नहीं होने वाले। गवर्नमेंट साइड पे उसी तरीके से वो इनको डील करना चाहते हैं जैसे पहले कर रहे थे। नैप अपनी जगह मौजूद है, नैप की हो सकता है कार्रवाइयाँ तेज़ भी हों, और मैं समझता हूँ कि नैब को पुश किया जाता है कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट भी समझती है ना, ठीक है ना जी। तो उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के मसाइल कम होंगे, बल्कि बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अपोजिशन के, क्योंकि एक और आगे भी दिखाती हूँ चल के, प्रोड्यूसर साहब अगर दिखाइए जो ट्यूसडे को मुलाकात हुई, बड़ी मच हाइप्ड, मच वेटेड मुलाकात थी बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। उसके बाद जो वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें क्या मनाजिर ज़रा दिखाई दिए, ज़रा वो भी दिखा दें, फिर आगे बात इस पे करते हैं कि क्या वाकई ही ऑपोजिशन न्यूट्रलाइज हो गई है या नहीं। मैं अमल की तरफ जाऊँगी। जब पाकिस्तान के इस वक्त ऑपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो डरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाए। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। महमल साहबा, जो जवां कंधे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी। और आपने अभी सुन लिया है JUIF के कैंप से क्या आवाज़ें आ रही हैं। क्या ऑपोजिशन न्यूट्रलाइज हो गई है? हुकूमत के लिए कोई अब इशू नहीं है ऑपोजिशन, क्योंकि ये तो अभी समझ नहीं आ रही लीड किसने करना है। एक तितर बितर ऑपोजिशन जो है वो नजर आ रही है। देखिए मारिया, पहली चीज तो ये है कि ऑपोजिशन जो है, पीपल्स पार्टी तो जो है ये APC चाहते थे इवन बजट से भी पहले के हो जाए, लेकिन उसमें नून लीग की तरफ से हमने देखा कि उन्होंने डिले कराया। और अभी भी जिस तरह आपने जो अभी ये चलाया भी है साउंड बाइट, उसके अंदर भी शहबाज साहब कह रहे हैं कि नौजवान कंधे जो है वो लीड करे। वो पीपल्स पार्टी को बेसिकली कह रहे हैं। नून लीग, इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑपोजिशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई है गवर्नमेंट की किसी वजह से। एक्चुअली मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जो है वो कुछ किसी और वजह से, कोई और रीजन होंगे कि जिनकी वजह से, खास तौर पे अगर नून लीग है जो उनकी खामोशी भी है और भी चीजें हैं। आपने देखा है कि अगर नून लीग चाहे, वो इतनी बड़ी जमात है, वो पंजाब के अंदर बड़ी आसानी से सियासत कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप नून लीग को मोस्टली खामोश ही पाएंगे। बयानात ठीक है, मतलब उनके शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो बड़े खुल के सामने आए, वो बड़ी अच्छी बड़ी बातें कर रहे हैं। डर है कि मतलब मुझे लगता है कि ये ना हो दोबारा उनको नैब पकड़ के ले जाए उनके इन्हीं बयानात की वजह से। और भी लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, और भी लोग उनके बोल जरूर ले, लेकिन उनकी लीडरशिप, यानी कि मैं शरीफ की बात कर रही हूँ, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, कि वो जो है वो उस तरीके से ना सामने आ रहे हैं ना उस तरह से बात करें जैसे अभी शहबाज साहब ने भी कहा। तो इसमें हुकूमत का कोई काम नहीं है। मेरे ख्याल में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि शायद नून लीग का भी जो फोकस है, जो कि एक नैब के तरामीम पर है, जो कि होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नैब के ऊपर चेंजेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वो ड्रैकोनियन सा लॉ है, उसके अंदर जिस तरह की चीजें उसको जरूर बदलना चाहिए। लेकिन मेरे में जो असल मसाइल है वो है अवामी मसाइल। देखिए अभी हमारी एक रिसेंटली सर्वे आया है
उसके अंदर अवाम ने कहा कि 86% गालिबन जो लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब सिक्योरिटी का खदशा, यानी उनका बेसिक सबसे बड़ा मसला उनका ये अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सेकंड मसला जो था शायद 83% या कितना, वो था इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, बढ़ती महंगाई। और जो तीसरे बता 78% वो कोरोना, जाहिर बता कोरोना के असरात भी है, बीमारी भी है, और भी हेल्थ केयर सेक्टर, बहुत इसमें चीजें आ जाती है। अवाम की ये 3 प्रायोरिटीज हैं। ऑपोजिशन मुझे कई दफा लगता है कि ये शायद प्रायोरिटीज अभी नहीं है, एक डिस्कनेक्ट थोड़ा सा नजर आता है, और ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि मैं कहूँगी इवन हुकूमत का भी डिस्कनेक्ट नजर आता है इन चीजों से। नून लीग को कुछ मिला है जिसकी चहमगोइयां भी हो रही हैं जी, कुछ मिल गया है, कुछ मिल गया है, क्या हम इंतजार करें शहबाज साहब को जाने की इजाजत मिल जाएगी तो उससे सब सवालात जो हैं उनके जवाबात मिल जाएंगे? व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए, आई थिंक कि शहबाज साहब के जाने का इतना मसला नहीं है, ये इसके अंदर देखिए कोई ना कोई तो बात हुई तो होगी शायद पसे पर्दा, ये हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि खामोशी ऐसे नहीं आती। एक शायद हो सकता है अगर डील ना भी हो, एक चीज ये जरूर हो सकती है कि शायद ढील हो, और दूसरा डर हो कि अगर हम बोलेंगे तो मियाँ साहब को वापस ना बुलाया जाए, अभी उनकी जारी बात उनकी सर्जरी भी रहती है। फिर अभी मरियम साहब आप देखें कि पहले कहते तो यही है कि शहबाज साहब को गारंटी दी गई थी कि मरियम साहब को भी भेजेंगे, लेकिन जब वो बाहर खुद गए और इंतजार करते रहे और वो डील पूरी नहीं हुई, तो शायद डील में भी जो इनके साथ कुछ चीजें वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए, और वो कुछ गारंटीज शायद दी गई थी। लेकिन फिर भी जो अभी खामोशी है ना, खामोशी इस तरह जाती है कि उसके अंदर इज देयर क्वेश्चन, या फिर ये कि कोई चीज है जो पीछे जो हमें नहीं पता, लोगों के सामने नहीं है, जिसके ऊपर सिर्फ हम चहमगोई कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो अगर पता होगी तो ये 4, 5, 6 लोगों को ही पता होगी, उसके अलावा शायद किसी को, इवन हुकूमत के अंदर भी किसी को के पास कोई डिटेल्स नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए ये तो नून लीग ही बेहतर बता सकती है, नून लीग ही बेहतर बता सकती है, कहती जरूर है कुछ। बिल्कुल, नून लीग की खामोशी जरूर कहती है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जनरल साहब, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो लिटरली लग रहा है कि धक्के दे रही है। बिलावल साहब वाज जस्ट फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ पुशिंग शहबाज साहब के आप करें जी, ये क़यादत करें, वो उनमें से करने को कोई तैयार नहीं है। नून लीग खामोश है, वजाहतें भी जो हैं वो ज़्यादा नून लीग ही दे रही है कि नहीं, मुसवदा जो है जो लहरा के दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली फारूक नाइक साहब का जो है वो नोट्स थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं आ रही। तो क्या कुछ मिला है नून लीग को, या जिस तरह महमल अभी कह रही हैं डील अगर नहीं हुई तो ढील तो कुछ मिल गई है? रहीम, देखिए ऐसा नहीं है, ये पार्टियां दर हकीकत अपने अपने मकासद के पीछे दौड़ती हैं, और नतीजा ये कि एक दूसरे पे एतमाद नहीं, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है वो मौजूद है। मैं पिछले दिनों ही, मेरा ख्याल है चंद दिन पहले की बात है, इत्तेदाद हसन साहब का किसी चैनल के ऊपर मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहने लगे कि मैंने बार बार वार्न किया पीपल्स पार्टी को कि आप नून लीग के ऊपर कतन एतमाद ना करें, ये आपको डिश करेंगे। लेकिन जब मैं नून लीग की बात सुनता हूं तो वो ये नून लीग वाले कई कहते हैं, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी हमें दगा दे गई, सेनेट के चेयरमैन के मामले में जब नो कॉन्फिडेंस था उस वक्त भी इनके लोगों ने वोट दिए। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं अपने मुफादात का किस्सा आता है, लिहाजा वो कनी कतरा जाते हैं उस वक्त। नतीजा ये है कि आज एक ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि अंदर से चाहते तो हैं कि उनको कोई रास्ता मिले या हुकूमत हटे या कुछ, लेकिन खदशात इतने ज्यादा एक दूसरे के बारे में कि ये इकट्ठे होके कोई, इनका बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई इकट्ठे होके चला सके। इनमें सिर्फ एक मौलाना साहब थे जो कि तहस नहस की पॉलिसी लेके आए हुए थे, वो पहले दिन से लगे हुए थे इस काम पे कि इसको उखाड़ के बाहर मारे। लेकिन मौलाना को आपने देखा कि किस तरह इन्होंने छोड़ा, और फिर मौलाना भी धरने में वो अपना सारा दम लगा बैठे, और धरने के बाद आप लगता है कि वो भी थके थके नजर आते हैं, उसमें भी वो दमखम नहीं रहा। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जो कुछ भी ये उबाल सा नजर आता है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचने वाला है, ये ऐसा नहीं। सही सही। चल साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे कि चलें जी, यहाँ ले दे तो हो रही है, लेकिन जब भी बाहर निकलने की बात होती है, एहतजाज की बात होती है, तो अवाम को जताया जाता है कि जी हम आपके लिए निकल रहे हैं, अवामी मसाइल के लिए निकल रहे हैं। अवाम के इस वक्त क्या मसाइल हैं, किस तरह जो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं और अपोजिशन खामोश है, इस पे पैनलिस्ट का क्या कहना है कि क्या सिर्फ अपनी ज़ात तक ये सारी चीज़ें हैं, अवाम को समझ लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेग साहब, अब यहाँ डेवलपमेंट्स हमने देख ली, किसी को एनआरओ मिल रहा है, डील मिल रही है, ढील मिल रही है, वट एवर द रीज़न इज़,
जो ये अवाम को ये बेवकूफ़ बनाया जाता है, अभी आपके मसाइल के लिए हम निकल रहे हैं। आज ही आपने देखा चीनी की अब बात की जा रही है कि 100 रुपये तक पहुंच चुकी है, एवरेज 92 रुपये की मिल रही है। आटे का क्या मसाइल है वो आपके सामने है। LPG महंगी, आज पेट्रोल भी महंगा जो है वो होना है। मैंने तो किसी को नहीं सुना, आज एहसन इकबाल साहब की बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सारे वक्त वो वजाहतें वही देते रहे कि जी ये मसवदा जो है इसका ये था और वो था और वोटेवर, जो भी वही चीज़ें होती रही। अवाम को फिर ये इस काम के आली से निकल आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं तो बहुत अरसे से कहता हूँ, ये जितने लोगों को हम वोट दे के पार्लियामान में भिजवाते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, वो अवामी मसाइल के ऊपर ना तो बिल पेश करते हैं, ना इस्लाहात लाते हैं, ना अवाम की बात करते हैं। अब आप देख लीजिए महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी, जिस हिसाब से लोग जॉब से निकले, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बिज़नेस नहीं है, कारोबार नहीं है, इन मसाइल पे कभी किसी पॉलिटिशियन को आप बात करते नहीं सुनेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर $1 महंगा हो रहा है, 1 रुपया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है आपकी 480 बिलियन रुपीस का फ़र्क पड़ता है $1 से, और वो 480 बिलियन रुपीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आवाम पर। तो गैस भी इसी तरह महंगी हुई, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, पेट्रोल अभी फिर मतलब में 7 से 15 रुपए के दरमियान वो एडजस्ट कर रहे हैं। इस पे आपको कभी कोई नहीं मिलेगा। मकसद ये है कि हम अगर इनको वोट दे के पार्लियामान में भिजवाते हैं तो वो किस लिए भिजवाते हैं? तो आवाम को ये भी सोचना चाहिए कि ये वोट बहुत कीमती वोट है। आप देखिए वो शख्स खाली पार्टी बेस पे वोट ठीक है देना, आइडियोलॉजी पे देना, लेकिन हमारे यहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोई अपने मंशूर पे काम नहीं करता, कोई अपनी आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता। अभी जो क्लिप आपने सुनाया, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था उस प्रीवियस क्वेश्चन के कि ना बिलावल साहब के हाथ में कुछ है, ना शहबाज साहब के हाथ। 2 फोर्सेस पीछे बैठी हैं जो डिसीजन करती हैं। जैसे कल जरदारी साहब ने डिसीजन किया, संजरानी साहब के इलेक्शन में भी जरदारी साहब, वो तो वोट बिलावल साहब तो लगे थे कि वोट किधर गए, गिनती तो पूरी थी। मेमल साहिबा ये बताइए कि अब इसमें जो इस वक्त अवामी मसाइल हैं, वहाँ आपको कहाँ ये पार्टीज नज़र नहीं आती हैं? कहीं जो है वो मतलब या तो ये है कि अपने मसाइल इतने ज़्यादा उनमें घिरी हुई हैं, या फिर ये है कि ये चाहती हैं कि और ज़्यादा जो है वो चीज़ें डूबती जाएं ताकि एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना चाह पूरा हो जाए, तो उसके बाद हम फिर ये आके कहने के लायक रहें कि देखें जी हम थे तो इतना था, तो हम थे तो इतना था। वो जो कंपैरिजन हर दफ़ा सुनाया जाता है हमें, क्या समझती हैं, क्या हिकमत क्या है यहाँ पे? अच्छा देखिए मारिया, पहले तो मैं ये बात करूं कि जो ये 2 बिल्स के ऊपर बात हुई, देखिए ये तो FATF से रिलेटेड थे। अगर इसके अंदर ऑपोजिशन कोई सख्ती दिखाती या वो हुकूमत का साथ ना देती तो एक उनके ऊपर वैसे ही सवालिया निशान उठता, क्योंकि ये तो एक कौमी सलामती का मसला है। ये कोई आम मतलब कि ये कोई हुकूमत का मसला नहीं था, ये तो एक मुल्क का मसला है। फिर हमने 6 अगस्त डेडलाइन थी जो उनको पहली इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो थी वो दे जमा करानी थी। कता कलामी की माफी मेमल, कता कलामी की माफी। बार बार शाह महमूद कुरैशी साहब आजकल बड़े एक्टिव हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं, आई कोट, कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। रिकॉर्ड पे उन्होंने ये बात की कि दिस इज अ पैकेज डील। आप अगर चाहते हैं कि हम इस पे आपको FATF वाले मामले पे सपोर्ट करें तो हमें नैब वाले मामले पे सपोर्ट करें। ये बार बार शाह महमूद कुरैशी साहब कोट कर रहे हैं। लेकिन उनको वैसे ऑपोजिशन ने इस पे काफी काउंटर भी किया और वो फिर थोड़े से बाद में शायद डिफेंसिव भी इस पे हुए हैं। लेकिन FATF का देखिए, जिस तरह अभी बेग साहब बात कर रहे थे कि NRO हुकूमत नहीं देनी तो नहीं देना, तो फिर हमें FATF के भी ऊपर जो इशू था वो हुकूमत से ज्यादा कहीं और जो है वो वहां से फिर मामला तय हो सकते थे। तो एनीवे FATF पे तो इन्होंने करना था मेरे ख्याल में, क्योंकि एक देखिए उसकी एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी है मारिया मेरे अपने ख्याल में। पुलवामा जब हुआ तो उसके वक्त ऑपोजिशन ने पूरा हुकूमत का साथ दिया, एक मुल्क की सलामती की बात थी। ये अगस्त 5 वाला कश्मीर की एनेक्सेशन वाली चीज हुई, उसके ऊपर भी पूरा गवर्नमेंट का साथ दिया ऑपोजिशन ने, और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी या ये जो बड़े मसाइल है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो इस तरह की चीजें नहीं कर सकती कि ताकि कल को उनके ऊपर लगे कि जी ये मुल्क दुश्मन है या इस तरह के, आपको पता है कि बड़ी चीजें आ जाती। जहां तक आपने अवामी मसाइल की बात की, देखिए आवाज तो वो अभी भी उठाएंगे, ये नहीं मैं कह रही, आवाज वो अभी पेट्रोल प्राइसेस पहले भी जब बढ़ी थी तो आपने देखा कि पूरी ऑपोजिशन ने उसके ऊपर अपने पुराने भी कि हमारे टाइम में कितनी थी और असद उमर साहब उस वक्त क्या कहते थे या खान साहब उस वक्त क्या कहते थे, सब कुछ दोबारा बार बार का मीडिया ने तो जो चलाया ऑपोजिशन ने भी काफी ज्यादा किया। और बात वो जरूर करते हैं, बात वो आज भी महंगाई की करेंगे, बात वो आज भी करेंगे कि गवर्नमेंट से मईशत जो है वो हैंडल नहीं हो रही, और वो अपने एग्जाम्पल्स भी बार बार देंगे। लेकिन 2 चीजें, एक तो ये कि मेरे अपने ख्याल में ऑपोजिशन शायद नहीं चाहती कि हुकूमत जो है वो चली जाए,
क्योंकि अभी देखिए 2 साल एक तो खैर उनको हुए हैं अभी, और मईशत जो है ये कोरोना की वजह से तो आपको पता है कि साल एक और बड़ा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना है। तो कोई भी इस वक्त ऑपोजिशन में से पार्टी जो है वो क्यों चाहेगी कि अभी हुकूमत जाए तो या इलेक्शन हो जाए तो यानी कि अभी उनको आना पड़ जाए, तो वो जब ये सारा कुछ संभालना भी पड़ेगा तो ये जरा मुश्किल काम है। जनरल साहब चले, एक तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि ऑपोजिशन इस वक्त मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह मईशत चल रही है आने वाले दिनों में अभी चीनी का मजीद कह रहे हैं क्राइसिस आएगा, 100 तक तो इस वक्त जा चुकी है चीनी, आटे का मसला आपके सामने है, पेट्रोल, सब कुछ हमारे सामने, महंगाई जिस तेजी से जो है वो बढ़ रही है और आगे अगले 3 महीने जो है 3-4 महीने बहुत मुश्किल होंगे। हुकूमत का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? मतलब ये तो चीज़ें अगर बकौल ऑपोजिशन के इनको बिठाया गया है, सिलेक्टेड है, कितनी देर तक ये जो है ये चीज़ें देखी जाएंगी कि मुल्क तो गिरता जा रहा है, इनसे संभल ही नहीं रही चीज़ें, और इसमें माइंड यू बहुत सारी चीज़ें इनकी नाअहलियों की वजह से हैं। देखिए इनके इश्यूज हैं गवर्नेंस के, बहुत सारी माफियाज हैं जो आटे का भी आप देख लीजिए कि वो किल्लत चाहें तो पैदा कर सकती हैं, चीनी की भी ये बहुत सारा मसले हैं, वो इनसे काबू नहीं आ रहे, शायद तवज्जो भी कम हो। लेकिन आप ये देखिए कि 12-13 साल से जो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है सिंध में, उन्होंने क्या कर दिया है? उनके पास दिखाने को कुछ कोई चीज ऐसी है जो पीपल्स पार्टी किसी को कह सके कि जी मैंने ये किया है? चले, नून लीग तो अभी हुकूमत में नहीं है, और हो भी तो इस वक्त जो मसाइल हैं वो उनका हल हमने तो नहीं सुना उनके मुंह से कि जी हम ये हल कर लेंगे। मैं तो दिन रात यही सुनता हूँ कि कीचड़ उछाल रहे होते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, इसके अलावा तो लेकिन जनरल साहब, टू बी फेयर टू द टू पार्टीज, दोनों ने पहले जब हुकूमत आई है तो मिसाके मईशत की भी बात की, हाथ बढ़ाए उन्होंने, लेकिन वो खान साहब उसको कहते थे जी एनआरओ मांग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये तो किया है, ये तो टू बी फेयर टू देम। अब एनआरओ का भी देख लें, जो इन्होंने नैब के कवानीन के लिए अमेंडमेंट पेश की हैं वो शर्मनाक है। एनआरओ क्या, वो नैब को आप बंद कर दें, बस खत्म कर दें, केस खत्म कर दें, नैब बंद कर दें। 5 साल से पुरानी कोई केस नहीं आएगा, जो आज तरामीम दे रहे हैं वो 99 से लागू होंगी, और 1 करोड़ रुपए की अगर करप्शन की हुई है तो उसका जिक्र नहीं होगा, वो माफ है। और इसके अलावा जितने केसेस हैं वो कोई एफबीआर को भेज दिया जाए, कोई इसको एससीसीपी को भेज दिया जाए, तो नैब किधर जाए? ये आप पढ़ के देखें ना, आपको पता लगे। ऐसे नहीं है, ये बड़े शर्मनाक चेहरे हैं जो छुपे हुए हैं अंदर। छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद ले लेती हूँ। प्रोड्यूसर आप ब्रेक की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेती हूँ ब्रेक के बाद आके। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनरल साहब, आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जरा बेग साहब की तरफ चलती हूँ। जी, ये जो आप बात जो कर रही हैं ना, वो इस लिहाज से मुनासिब नहीं है कि हम इनका एहतसाब करते हैं 2 साल का और कहते हैं कि जी अब 2 साल गुजर गए, आज भी बात करते हैं कि जी नून लीग ये पीछे छोड़ गई, पुराने ये छोड़ गए। तो अगर आप मुझे 12 साल पहले का बात कराएंगी तो मैं यही कहूंगा कि जनाब इनको 10 साल किस लिए इन्होंने लिए थे, इन्होंने क्यों नहीं कुछ ठीक किया? तो असल चीज ये है कि आज नैब अगर प्लान करता है कि उन्होंने कहीं को रेड करना है, तो वो रेड जिसके हाँ करना है उसको पहले खबर होती है, वो पहले उसको इतला पहुंच जाती है। नैब इंक्वायरी करता है, उसमें जानबूझ के कुछ खामियां छोड़ी जाती हैं जो दूसरी साइड को बता दी जाती हैं कि जनाब अब मुकदमा चलेगा, उसमें आपने ये एक्सप्लॉइट करना है। तो ये है पॉलिटिसाइज हुआ जहां आपके बंदे बैठे हैं। बेग साहब, थोड़ा सा एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, ये बिगाड़ जो है, क्योंकि हम पूरा सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ये आज का नहीं है, ठीक है इनको ठीक करना चाहिए था, नॉट सेइंग दिस, बट पीछे से आ रहा है। बाकी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नैब लॉ में जो तरमीम की बात की जा रही है, अगर उसमें 1 अरब वाली बात की जा रही है या उसमें अरेस्ट की बात की जा रही है, तो इसमें आपके पास दूसरे इदारे भी तो मौजूद हैं, और इसमें खामियां तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉइंट आउट कर चुकी है। जनरल साहब ने जो कहा कि शर्मनाक तरमीम पेश की है, मैं समझता हूँ कि ये शर्मनाक लॉ है जो नैब का है। इस नैब लॉ ने आज तक कौन सा केस ऐसा पकड़ा आपके मुल्क में करप्शन ख़त्म कर दी? ये तो खुद करप्ट लोग हैं जो नैब में हैं। अब अगर नैब में सिर्फ पॉलिटिशियन पकड़े नहीं हुए हैं, नैब में बहुत से और लोग भी हैं जिनको बिला वजह और नैब के लॉ को ट्विस्ट करके वो कुछ इदारे और गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के लिए भी, और जिसके खिलाफ उन्होंने कुछ करना हो। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना, हमने तो नहीं कहा। मकसद ये है कि ये कोई ऐसा लॉ नहीं है, ये लॉ दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप तरमीम को शर्मनाक कह रहे हैं। मकसद ये है अगर आपने ये मुल्क चलाना है
मैं ये जनरल साहब की एक बात से मैं एग्री हूं कि इसको बंद कर दो, ये बंद होगा तो आगे चलेगा। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग ये इनका डिपार्टमेंट नहीं है, इनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि प्रोसिक्यूशन में जाके केस कोर्ट में प्रूव कर सकें। और जहां तक आपने बगाड़ की बात की, देखिए प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, दोनों या तीनों पार्टियों ने, उसी वजह से खान साहब को वोट मिले ना। आपने तो कहा था मैं आके ठीक करूंगा, मैं इस्लाहत लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। अब भी अगर आप पुरानों का रोना रो रहे हैं तो फिर भाई हमसे वोट किस लिए लिए थे आपने? फिर आप कह देते कि मेरे से ये हल नहीं होता, आज कह दे मेरे से हल नहीं हो रहा। जिस चीज को आप टच करते हैं वो तबाही उसमें डाल देते हैं आप। आपने 2 साल में अवाम को कोई रिलीफ दिया? कोई पार्लियामान में इस्लाहात लाए? दिया ना। जब रिपोर्ट शुगर पे कहा कि रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट कमेटी बन रही है, तब 68 पे थी शुगर, अब 100 पे जा चुकी है। देखिए आपने भी अभी कहा कि कुछ काम इन्होंने अपनी नालायकियों की वजह से खराब किए हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी तैयारी नहीं थी। आपने जो बयान दिया इलेक्शन के दिनों में, जो मंशूर बनाया, वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, मैं मतलब डॉलर कहाँ जा रहा है, चीजें कहाँ जा रही हैं। आप तो डिजास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, और आप पिछलों को ब्लेम करेंगे जी पिछले सिस्टम ठीक भी, तभी तो आपको लाए थे। आपकी तकरीरें, आपके वादे, आपकी इस्लाहात सुन के तो हमने वोट दिया आपको। पिछले तो हमें पता था तबाही करके गए हैं, पिछले करप्ट भी थे, आप तो करप्ट भी नहीं है, तो फिर मुल्क का तबाही क्यों डाल रहे हैं आप? चलो मैं जरा मेमल से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ। मेमल साहबा ये बताइए कि अब आप क्या समझती हैं जो नैब तरमीम पे बात हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत देर से हर चीज़ पे मतलब जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों से चीज़ें आके स्टैंड स्टिल पे आ जाती हैं, फिर कुछ देर जो है वो गुजरती है, फिर याद आता है जी नैब का कुछ करना है, नैब का कुछ करना है। अब आप क्या समझ रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या हुकूमत इसमें कोई तरमीम लेकर आएगी और वो जो अपोजिशन को भी राज़ी कर सके अपने मफाद में लाएगी हुकूमत, या आपको लगता है चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी? देखिए मारिया, अगर तो हम कॉमन सेंस से सोचे तो मेरे ख्याल लॉजिकली अगर सोचे तो हुकूमत को इस पे मान जाना चाहिए तरामीम के ऊपर और लानी चाहिए, क्योंकि कल को ये उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑपोजिशन तो यही कह रही है ना कि हमने तो भुगता ली, जेलें चले, हम 2 साल और भुगता लेंगे, जिस तरह भी है केसेस भी भुगता लेंगे। और हुकूमत और ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट भी है कि शायद अगले इलेक्शन में ये हुकूमत जो है वो वापस ना आए और इन लोगों की हुकूमत आ जाए। तो वो बेसिकली एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि फिर हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब मेरे ख्याल में, हालांकि करना नहीं चाहिए, अगर जितना ऑपोजिशन इस चीज को, नैब लॉस को क्रिटिसाइज करती है तो उन्हें एक तो खत्म भी करने चाहिए जब वो खुद अगर हुकूमत के अंदर आते हैं और वो अपनी गलती मानते हैं। ख्वाजा सादर ने तो कहा था कि पीपल्स पार्टी हमें कहती रही और हमारी गलती है कि हमने नहीं खत्म किया, हालांकि हमें उसको खत्म कर देने चाहिए थे, लेकिन चले तो, लेकिन फिर भी एक थ्रेट है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत के अंदर के लोगों को भी ये लगता है कि अगली हुकूमत आई तो हमारे साथ वही होगा जो हमने इनके साथ किया है। तो इस वजह से कॉमन सेंस तो यही कहती है कि इनको चेंज करना चाहिए। मेरा तो खैर अपना जाती ख्याल वही बेग साहब वाला ही है कि इनको खत्म कर देना चाहिए नैब का इदारा, क्योंकि वो जिस किस्म का ये लॉ है और जिस तरह से मिसयूज होता है, बेहतर है कि कुछ और इसका किया जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन आगे ये आपको इस हुकूमत का भी पता है कि वो कंसेंसस के ऊपर और कहीं वो अपोजिशन को साथ ले जाने का बिल्कुल उनका दिल नहीं करता। और अभी जिस तरह वजीर आज़म साहब ने रिपोर्ट्स तो यही है कि इनको बिल्कुल अपोजिशन के साथ कोई बात नहीं करनी और इनको सही तरीके से सही तरह रखो, इनके खिलाफ सही मुखालफत करो। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये तो अब हुकूमत वाले बेहतर जानते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। अच्छा जनरल साहब, आप अभी बात ये कर रहे थे कि नैब के इदारे, आप थोड़ा सा ज़रा इमोशनल भी हो गए नैब के बारे में कि इसको फिर बंद कर दें। सर हम ये नहीं कह रहे कि बंद कर दें, बट एट द सेम टाइम क्या आप समझते हैं जिस तरह नैब चल रहा है, सर इजाज़त दीजिए, नैब जिस तरह काम कर रहा है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पे भी इतनी ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह चल सकती हैं चीज़ें? इससे ज़्यादा तो हुकूमत इस वर्किंग से तो ज़्यादा हुकूमत कह रही है कि हमें नुकसान हो रहा है बजाय इसके फ़ायदा हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये मारिया कि मैंने कतन ये नहीं कहा कि नैब को बंद करें। किसी भी अदारे को बंद करना उसका हल नहीं है। अदारे को इम्प्रूव करना, बेहतर करना, वो हल है आपका। आफ्टर ऑल अदारे जो हैं वो किसी काम के लिए किए जाते हैं। हर जगह प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता, मिनिस्टर नहीं जा सकता कि जाके वो करे। आपने अदारे रखे हुए हैं जिनका काम है ये करना, लेकिन अदारे हो गए नाकारा क्योंकि आपने अपने करोनीज बैठाए हर जगह ताकि क्राइम पकड़ा न जा सके। अब नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना कुछ के जी ये निकम्मे हैं, ये है वो है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि ये जो नैब करता है ये या तो निकम्मे हैं या ये जानबूझ के खुद करते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेटर, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक वो फैसिलिटेटर है।
एक भी मेगा करप्शन केस ले लें, बेशक वो 8 साल से पड़ा हुआ है, सजा किसी को नहीं, और वो इन्हीं रस्तों से छूट के जब जाएगा तो उसकी सियासत भी बचेगी, पैसा भी बचेगा। उसको अदालत के रास्ते जब छोड़ा फिर जाएगा। सवाल ये है कि ये हुकूमत जो एहतसाब की बात करती है, फिर याद नैब चेयरमैन को रिमूव कर दें, वहां से चीजें जो है वो बदल जाएं, तो फिर वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। लॉ में बेहतर करने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी क्लॉज नहीं है कि नैब के चेयरमैन को जो नहीं सर है सर, उसमें लिखा हुआ है कि जो सर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की बात है ना, उसमें आप जाएं तो सही, प्रेसिडेंट के पास हक है, इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। देखें, आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा। मैं तो ये मेरी सोच रीजन तो टीवी पे चला है, ज्यादा है सर, रीजन अगर आप बनाना चाहें वो वीडियो भी है आपके पास, वो तो टीवी पे चल चुकी है, खातून मौजूद है। वो एक चेयरमैन हट जाएगा, नैब का अदारा पूरा नीचे तक, इन्फॉर्मर नीचे हैं। ये मोहसिन बेग साहब को पता है कि किसने उसमें क्या भर्ती कराया था। इस्लाहात चाहिए, अब ये खामोश बैठे, ही नोज दैट किस वक्त में किसको लगवाया गया था। उसने 2 तनख्वाहें ले रहे हैं लोग, यहां से भी ले रहे हैं, वहां भी बैठे ले रहे थे। मोहसिन बेग नोज एवरीथिंग। तो सर देन इस्लाहात तो करवाए ना, इसमें जो चीजें हैं वो जो अगेन आप डिसएग्री कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से, वो कह रहे हैं नालायकी है, जो प्रोसिक्यूटर प्रूव नहीं कर सक रहा केस, अगर नहीं कर सक रहा तो हटा दें उसको। आप कोई मतलब उसमें कोई जी आप सतही सतह पे सतही बात कर रही हैं। ये हाल FIA का भी है, ये हाल FBR का भी है। सर कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो बिठाए हुए अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब मिला हूं अंदर जाके मैंने देखा, बात चीजें मैंने डिस्कस की हैं जाके, रोना आता है। सर माजरत के साथ सर, अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए कह सकते हैं हम देखेंगे कि कितना परफॉर्म कर रहा है, प्रमोशन उस पर बेस्ड होगी, तो इस इदारे में आप ये चीजें क्यों नहीं कर सकते? इस्लाहत तो यहाँ पे भी आ सकती है, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। सर आई एम सॉरी, मुझे प्रोग्राम जो है वो अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम कम है और हमारा जी। ब्यूरोक्रेट का क्या करती है? ब्यूरोक्रेट कलम एक तरफ रख देता है, कहता है जाए सिम्त के तो आप बात कर रहे हैं ना जनरल साहब। आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। आपका बहुत शुक्रिया मेमन साहिबा, आपका और बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ जो है, हमें ये नहीं है कि नैब को बंद कर देना चाहिए, एहतसाब का इदारा बंद होना चाहिए, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स, इसमें बेहतरी, इस्लाहात होना बहुत ज़रूरी है, और ना इस शेप में, इस फॉर्म में चीज़ें आगे नहीं चल सकेंगी। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।